अब हम दूसरा चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, जिसको हम नोटबंदी कहते हैं। ये लोग आप लोग अभी एक करंट भी है, 2016-17 की बात है, जो डीमोनेटाइजेशन आया हमारे देश में, जिसको हम नोटबंदी कहते हैं। इसकी कुछ चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। 8 नवंबर को 2016 में ये डीमोनेटाइजेशन किया गया, जिसमें 500 रुपए की नोट, 1000 की करेंसी जो नोट थी इंडिया की, इस पे डीमोनेटाइजेशन किया गया। द अबव नोट्स अकाउंटेड फॉर 86% ऑफ कंट्री कैश सप्लाई। 86% जो है हमारे यहाँ कैश सप्लाई पे इसको किया गया। अब इस डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स थे। क्या फीचर्स थे? डीमोनेटाइजेशन इज ए व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ये डीमोनेटाइजेशन क्या है? एक तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इसको कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए इस तरह की चीजों को हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कहते हैं। इसमें क्या होता है? पीपल होल्डिंग ब्लैक मनी, इस डीमोनेटाइजेशन को लाने का पर्पस क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है उसको डिक्लेयर करना, यानी कि पीपल होल्डिंग जो ब्लैक मनी छिपा के रखे हैं, हैड टू, छिपाने का मतलब यहां पहले समझिए कि गवर्नमेंट हम कहती है कि हमारी अपनी इनकम को क्लियर करना है कि हमारी इतनी इनकम है। हमारे गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड इनकम से अगर हम नीचे आते हैं तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है, सरकार हमको छूट दी हुई है। अब तो खैर गवर्नमेंट ने अपने 12.5 लाख तक का इनकम पे उन्होंने कोई टैक्स लेने का नहीं कर दिया, नहीं तो हमको अपनी इनकम का टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह हर सेक्टर में उन्होंने इस तरह का काम किया है। अब अगर मैं टैक्स नहीं देता हूं तो यानी कि वो मैं इसकी चोरी कर रहा हूं, तो वो मेरा पैसा क्या है? ब्लैक मनी है। उसी चीज को उजागर करने के लिए, यानी डिक्लेयर करने के लिए इस डिमोनेटाइजेशन को लाया जाता है। पीपल होल्डिंग ब्लैक मनी हैड डिक्लेयर देन अनकाउंटेड वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है मनी जो आपके कहीं गिनती में नहीं है, कहीं काउंटेड नहीं है, कहीं इसका शो नहीं कर रहे हैं। तो जिस अमाउंट को आप शो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इज ब्लैक मनी। वो एक गलत तरीके से पैसा लाया हुआ आप घर में छिपा के रखे हैं, दीवालों के छिपा के रखे हैं, कहीं चीजों जमीन में गाड़ के रखे हैं, जैसे भी रखे हैं आप उसको छिपा के। तो सरकार इस चीज को डिमोनेटाइजेशन को लाती है कि आपकी ब्लैक मनी को कैसे हम डिक्लेयर कर पाए। तो पीपल होल्डिंग, पीपल क्या करते हैं? उस पैसे को ब्लैक मनी के रूप में जो डिक्लेयर नहीं करते हैं वो काउंटेड, यानी कि मनी में वो काउंटेड नहीं है, हमारी इनकम में वो काउंटेड नहीं, वो छिपाया हुआ जो धन है उसको हम कहते हैं या जो होल्ड करके रखा। तो ये इसके फीचर्स हैं डिमोनेटाइजेशन के। इट वाज एन इंडिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट दैट टैक्स इवेजन इज नो लॉन्गर टॉलरेटेड। गवर्नमेंट का क्या इंडिकेशन है कि टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी लंबे समय तक ना हो। अगर ऐसा होगा तो इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इज नो लॉन्गर टॉलरेटेड। ये इसके फीचर्स हैं। चौथा फीचर्स है डिमोनेटाइजेशन एम्स टू क्रिएट कैशलेस एंड कैशलाइट इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन का लेने का मतलब क्या है? कैशलेस, इसका ये कीवर्ड है, एंड कैशलाइट इकोनॉमी इज द मेन एम। इसको लिखने को 1 नंबर पे आ जाएगा कि डिमोनेटाइजेशन का एम क्या है, तो कैशलेस एंड कैश लाइट। इस डिमोनेटाइजेशन लाने का इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ इंपैक्ट हुआ तो हुआ। पहले तो इसमें हम 4 सेक्टर को हम बात कर लें। 4 नाम आता है: इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, रियल एस्टेट और टैक्स कलेक्शन। ये 5 पॉइंट अगर आपको याद रखना होगा कि इस डिमोनेटाइजेशन के लाने से इंपैक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहले अगर इस डिमोनेटाइजेशन लाया गया तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट वेयर इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन द सेविंग। अब लोगों ने क्या किया कि जब ये पैसा कहा कि आप पैसा लाइए, आप बैंक को, अगर आपके पास 1 नंबर का पैसा है तो आप हमारे यहाँ जमा करिए, हम आपको उस पर रेट इंटरेस्ट देंगे। तो देखिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि बैंक इंटरेस्ट रेट वेयर इंक्रीज्ड। उस पर जब पैसा जो ला के भाई आप पैसा लाए तो उसका आप साक्ष्य देंगे ना, प्रूफ देंगे पैसा कहां से आया, तो वो आपका इनकम है, तो उस पर गवर्नमेंट आपको, बैंक जो आपको रेट ज्यादा बढ़ा के देगी। प्राइवेट वेल्थ जो था क्या हुआ? अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, डेक्लाइन हो गया, जिसको हम डेक्लाइन कहते हैं, जो नष्ट हो गया। अब आपके पास काला धन है। अब जब सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लाया तो क्या किया? आपने उस पैसे को जो आपने कहीं डिक्लेयर नहीं कर रहा उसको नष्ट कर दिया, जंगल में जाके जला दिया या कहीं नदी नाले में फेंक दिया। तो ये क्या वक्त पूरी तरह से डेक्लाइन हो गया। इस इंपैक्ट ये पड़ा डिमोनेटाइजेशन लाने का। तीसरा, पब्लिक सेक्टर वेल्थ। नो, अब पब्लिक सेक्टर को कोई फर्क नहीं है। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट नहीं तो डिमोनेटाइजेशन लाया, तो उनके पास क्या काला धन और क्या सफेद धन, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस पे नहीं पड़ा। इसको लिखते हैं नो इफ गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इफेक्ट, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट ही है ना,
प्राइवेट सेक्टर पे प्रभाव पड़ा। रियल एस्टेट, अब इससे क्या हुआ, इसका इंपैक्ट एक पड़ा कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गई। अब लोगों ने क्या, जब कोई चीज की जब पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो लोगों को डिमांड भी ज्यादा होगी, तो यहां क्या कि रियल एस्टेट की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो गई। और पांचवा जो है टैक्स कलेक्शन, इससे हमारी इंक्रीज हो गई। जब गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे, जब सब चीजें टैक्स लगाने लगी तो उससे हमारी क्या हो गई, टैक्स, अब लोग टैक्स देना शुरू कर दिए कि हमारी ये इनकम है, इसका हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये 5 इंपैक्ट आप एग्जाम में लिख के आएंगे। इस डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट अगर पूछ जाए कि डिमोनेटाइजेशन का, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो पहला आपका हो गया, ये तो फीचर्स हो गए, 2 ही चीज आता है, एक फीचर्स और दूसरा आपका इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, प्राइवेट वेल्थ जो है डिक्लाइन हो गई, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रियल एस्टेट की प्राइस जो है डिक्लाइन हो गई और टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये 5 इसके इंपैक्ट आप लिखेंगे। अब इसी को समाप्त करने के लिए जब इस टैक्स को किया गया तो अब यहां पे आपने एक नया वर्ड आता है जीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा कि डिफरेंट टाइप की हमारे सरकार हमसे टैक्स लेती थी, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, सेल्स टैक्स, वह तमाम तरह के टैक्स की बात हुई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जब कंट्री एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया कि 1 नेशन 1 टैक्स, जिसको हम पहले वैट के रूप में देते थे, सर्विस टैक्स देते थे, सेल्स टैक्स देते थे, इन सबों को समाप्त करके गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, जिसको हम गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्स। ये जीएसटी किस पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं, ये 17 इनडायरेक्ट टैक्स पे जीएसटी को लगाया जाता है। और एंड 23 सेंसेस का ये भी एक टैक्स है। गवर्नमेंट जो टैक्स जो आपसे लेती है, इस पे एक टैक्स और लेती है, इसको सेंसस के नाम से जानते हैं। इसमें होता है जो एजुकेशन टैक्स होता है। गवर्नमेंट कहती है कि आप इस पे हमें टैक्स देंगे तो इस पैसे को हम एजुकेशन पे लगाएंगे, यानी कि पूरे भारत की एजुकेशन सिस्टम पे हम काम करेंगे, उसमें ये पैसा लगेगा। तो वो भी एक तरह से टैक्स है, जिसको हम 17 इनडायरेक्ट टैक्स पे पैसा जीएसटी लगती है और 23 जो है ये सेंसस टैक्स है, जिसको हम एजुकेशन रिसीव हायर एजुकेशन के लिए, सब पे नहीं, ये जो है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए जो इस पे सरकार खर्च करती है, वो उसको हम कहते हैं सेंसस। पहले बार जो जीएसटी हमारी पास हुई 1 जुलाई 2017 पार्लियामेंट में, और लागू कब से हुआ, 29 मार्च 2017। 1 जुलाई को ये पास हुआ, 1 जुलाई 2017 पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। इसमें स्लोगन दिया गया 1 नेशन 1 टैक्स। अब सेल के बारे में जानिए। सेल अब वही चीज है कि इसमें जो जीएसटी लगेगी, जो अगर सेम स्टेट में कोई सेल हो रहा तो उसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी देना होगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी जीएसटी 18% ले लेगी, और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और 9% जो है जीएसटी वो किसको दे देगी, उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो उसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी या डेस्टिनी जीएसटी भी कहते हैं। इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जीएसटी के पहले जब बना था ये, तो पांच इसके स्लैब थे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 स्लैब थे, सबके अलग अलग कैटेगराइज था। बेसिक जो नेसेसिटी आइटम्स थे वो 0 से लेके 5% तक उस पे जीएसटी देना था। लग्जरी आइटम पे सबसे ज्यादा आपको जीएसटी देना है, 28% देना है। और जो मेडिकल जो आइटम थे, बीच के जो आइटम थे, उसमें 5 से लेके 18% तक की टैक्स को जीएसटी के रूप में पे करना है। तो ये आपके कैटेगराइज किया गया, इसको स्लैब के रूप में बांटा गया कि इतने इतने परसेंट जो इस तरह से आप जीएसटी देंगे। अब एक तरह की जीएसटी होगी, पूरे इंडिया में एक तरह का टैक्स पे करना है, उस वे में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। अब जीएसटी के कुछ फीचर्स जान लीजिए जानकारी के लिए। जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये जान लीजिए। जीएसटी जो है ये हमारा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कंजम्पशन बेस्ड है, और चाइना की इकोनॉमी कैसी है, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। तो ये कह रहा है कि जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड है। हम जो जीएसटी पे करते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर जब जीएसटी हमसे लेता है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, तो लेता किससे है, वो कंज्यूमर से लेता है, और हम कंज्यूमर हैं, हमसे जीएसटी लेता है और फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो एक्चुअली लास्ट में अगर हम बात करें तो जो कंसेप्ट है
वो हमारा पहले क्या था, प्रोडक्शन बेस्ड था। अब हमारा जीएसटी जो टैक्स है वो कंजम्पशन बेस्ड है। पहले क्या था कि प्रोड्यूसर इसको ये टैक्स पे करते थे, अब का जो हमारी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। तो देखिए लिखा है कि इससे पहले हमारा जो इकोनॉमी थी वो जीएसटी से पहले हमारा जीएसटी कैसी थी, प्रोडक्शन बेस्ड थी, प्रोड्यूसर इसको पे करता था। लेकिन अब हम जो जीएसटी पे करते हैं वो कंजम्पशन बेस्ड है, ये कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी एग्जाम में आए कि कंजम्पशन हमारी इकोनॉमिक अभी क्या है और इसके पहले कैसी इकोनॉमिक थी, तो हमारी इकोनॉमी जो हम टैक्स पे करते थे वो टैक्स कैसा था, प्रोडक्शन बेस्ड था पहले, और अब हमारा कंजम्पशन बेस्ड है। इट रिड्यूसेस ओवरऑल टैक्स बर्डन। इस जीएसटी से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा जो बर्डन था, डिफरेंट टाइप के टैक्स पे करने पड़ते थे, उस चीज को ओवरऑल कम किया गया। अब एक तरह का सबको पता है कि एक तरह की जीएसटी देनी है, अब हमें डिफरेंट टाइप की जीएसटी नहीं देनी है, डिफरेंट टाइप के टैक्स पे नहीं करने हैं। अब हमारे पास टैक्स के रूप में इतना ही देना है, और चाहे वो उसमें कोई भी हो। तो ये क्या किया, इट रिड्यूस ओवरऑल जो बर्डन था उसको कम किया। नो हिडन टैक्स, इसमें कोई चीज छुपा हुआ नहीं है, जो चीज है सब क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। और हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड। अब क्या हुआ कि जब हम एक तरह का ही टैक्स दे रहे हैं, तो अब हमारा टैक्स क्या, जो फालतू के हम डिफरेंट टाइप के टैक्स देते थे, तो हमारे हाथ में आता क्या था, सब तो हम टैक्स के रूप में पे कर दिए। तो अब हमारे पास जब हमारा एक तरह का टैक्स हो गया, तो अब हमारे इन हैंड में पैसे भी ज्यादा आए। तो यही कह रहा है कि हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे हाथ में आने लगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपके जीएसटी की बात भी मैंने कर लिया कि जीएसटी क्या होती है, और हमने डिमोनेटाइजेशन की बात कर ली। तो ये दोनों चैप्टर आपको ध्यान से जानकारी होनी चाहिए, इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं जो आपको इस रूप में आपको देना है। अब अगला चैप्टर जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे और करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स, भाई ह्यूमन रिसोर्स भी है। एक होता है कि हम एक रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स होता है, और एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो वी आर क्या, वी आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एक नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने रिसोर्सेज के बारे में, जिसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है एचसीएफ, एच फॉर ह्यूमन, सी फॉर कैपिटल, एफ फॉर फॉर्मेशन। तो हमारी जो हम रिसोर्स हैं वो कैसे कैपिटल के रूप में है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नेचुरल रिसोर्सेज है। आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट के लिए, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मींस इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारा ये डेवलपमेंट क्या है कि हमारी ह्यूमन बींग की क्वालिटी विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ये कई लोग हैं, तो ये क्या है, ये रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स किस रूप में है, सोर्स के रूप में, यानी साधन। सोर्स का मतलब साधन, और ह्यूमन का मीन्स मनुष्य। तो मनुष्य एक साधन के रूप में है, एक रिसोर्स के रूप में है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी ह्यूमन बीइंग की अगर क्वालिटी अच्छी है तो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। इसका सीधा सीधा फीचर्स यही है कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे अच्छी एजुकेशन है, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक भी अच्छी होगी। हम अस्वस्थ हैं, ह्यूमन बींग्स अगर अस्वस्थ है, वो प्रॉपर स्किल्ड बेस्ड नहीं है, तो उसकी इकोनॉमिक उतनी ही पीछे होगी। क्योंकि हमारा भी रोल, ह्यूमन बींग का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। इसीलिए इसको भी एक कैपिटल कहा गया कि ह्यूमन बींग्स भी एक कैपिटल है। इसके बिना ये अगर सही है तो उस कंट्री की डेवलपमेंट उतना ही आगे है। ये अगर पिछड़ा है, अनस्किल्ड है, ये अनवेल्ड है, मतलब अनहेल्थ, मतलब इलनेस उसकी है, हेल्दी नहीं है, तो भी उसकी इकोनॉमी पीछे होगी। तो इसलिए इसकी क्वालिटी पे, ये क्वालिटी अगर इसकी अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि वी आर द सोर्सेज। आप देखिए इस चीज को 3 नंबर पे क्वेश्चंस आता है, डिवाइड किया। जब कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन एक कैपिटल है, तो इसको 2 चीज बात किया कि एक फिजिकल कैपिटल होता है और एक ह्यूमन कैपिटल होता है। दोनों में डिफरेंस समझिए आप। Physical capital is tangible and can be easily sold in the market. और human capital is intangible and cannot be sold in the market. दोनों में समझिए, tangible is a keyword, here is a tangible,
यहां कह रहा है इनटेंजिबल और ये कह रहा है टेंजिबल। जो फिजिकली, जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, तो इसमें क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें हैं, स्मार्ट बोर्ड है, फैन है, एसी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें क्या है, इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको कहीं से हम खरीद के लाए होंगे। तो ये हमारा कैपिटल किस तरह का कैपिटल है, ये फिजिकली कैपिटल है जिसको हम खरीद सकते हैं, हम इसको बेच सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, इस चीज को फिजिकल कैपिटल करते हैं और आसानी से हम इसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं मार्केट से। जब हम ये सब सामान कहीं ना कहीं मार्केट से लाए होंगे, तो ये हमारा कैपिटल किस तरह का है, ये फिजिकल कैपिटल है। और जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो इनटेंजिबल होता है। अब अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो ये मेरा जो स्किल है, जो मेरा बुद्धिमत्ता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा क्या है, कहीं से मार्केट में बेचा जा सकता है, कहीं खरीदा जा सकता है, इसको कहीं टच कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। बाजार में इसको बेचा नहीं जा सकता है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलता है, ये स्वतः आपका डेवलप किया हुआ चीज है। दूसरा देखिए डिफरेंस, डेप्रिसिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। भाई अगर हम ये चेयर लाए, ये एसी लाए, ये स्मार्ट क्लास लाए, तो कुछ समय के बाद इस फिजिकल कैपिटल में तो डेप्रिसिएशन भी होगा। भाई चीजें धीरे धीरे इसकी वैल्यू घटती जाएगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजों का तो वैल्यू धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतेगा, इसको क्या होगा, ये घटता जाएगा, इसमें कम होगा, डेप्रिसिएट होगा। ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिसिएशन होगा, ऐसा नहीं है। हमारी भी तो उम्र बढ़ रही है, हमारा धीरे धीरे हमारी भी एनर्जी, हमारा जो हमारा क्वालिटी है, कहीं ना कहीं चीजें हम अस्वस्थ होंगे, हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हमारा भी डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज डेप्रिसिएटेड बट वी कैन रिड्यूस इट बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। हमारा डेप्रिसिएशन होगा, धीरे धीरे कम होगा, लेकिन उसमें भी अगर हम अपने को अपडेट करें, अगर मैं आज टीचिंग कर रहा हूं, अगर हम ट्रेडिशनल मोड से पढ़ाएं तो हमारी क्या होगी, हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हम अपने आप को अपडेट रखें, आज की न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन, न्यू एग्जाम्पल, जो भी करंट अफेयर, हम जो आज के जो स्टेटस है, आज का जो एग्जाम्पल्स है, उसको अगर हम कोरिलेट करके पढ़ाएं तो हम बने रहेंगे। कम होगा लेकिन हम बने रहेंगे। तो वी कैन रिड्यूस इट बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। हम अपनी चीजों को धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन को अपडेट रखेंगे, वेल्थ रखेंगे, तो हम इसमें बने रहेंगे। ये एक डिफरेंस है। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। फिजिकली क्या है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल है। ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। अब हम ये तो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन ये हर जगह आप इसको मोबाइल नहीं कर सकते हैं ना ह्यूमन कैपिटल को। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। इसको सेपरेट किया सकता है, लेकिन क्या हमारे ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। अब हमारे स्किल को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी जो जानकारी है, हमारा जो स्किल है, क्या हमसे अलग किया सकता है। लेकिन फिजिकली तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। आज हमारे पास है, हमने किसी को भेज दिया तो दूसरे के पास चला गया। तो ये क्या, फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इन ऑनर। ऑनर से उसको सेपरेट किया सकता है, लेकिन क्या ह्यूमन कैपिटल अपने उसके दिमाग को कहीं दूसरी जगह भेजा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो दीज, और देखो, फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ऑनर। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्शली शुड प्रोसेस एंड कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ऑनर। आप देखिए इसमें दोनों, फिजिकल कैपिटल क्या है, इज आउटकम ऑफ कंज्यूमर डिसीजन ऑफ ऑनर। मतलब ऑनर का ये क्या हुआ, ये डिसीजन ऑनर का होगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये पार्शली है, पार्शली सोशल प्रोसेस एंड कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ऑनर। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये बात समझ में आ गई। तो ये चैप्टर की शुरुआत हमने कर दी। अब कल हम इस चीज को आगे और बढ़ेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ एचसीएफ। इसको और ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।